Hello student, first of all, how are you? स्टूडेंट, आज अपने जियोग्राफी में जो आपकी फर्स्ट बुक है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, उसका थर्ड चैप्टर इंटीरियर ऑफ द अर्थ करेंगे। इससे पहले अपने फर्स्ट चैप्टर किया है, जो सेकंड चैप्टर है इसका ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, वो सीबीएसई ने इस बार कंप्लीट कर दिया है। तो अपने जो थर्ड चैप्टर है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ये आज अपने करेंगे। इंटीरियर ऑफ द अर्थ चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जनरल डिस्कशन अपनी करें तो आप लोगों ने जैसे कभी इमेजिन किया होगा कि जिस अर्थ प्लैनेट के ऊपर अपने रहते हैं वो अर्थ प्लैनेट कैसा हो सकता है इंटीरियर स्ट्रक्चर वाइज, ठीक है। उसकी अपने जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, उसकी फिजियोग्राफी, वो तो अपने देखते ही हैं, जनरल देख लेते हैं, अपने आंखों से देख लेते हैं या टेलीविजन से देख लेते हैं, चल फिर के ना, या चल फिर के घूम फिर के देख लेते हैं। लेकिन उसकी इंटीरियर स्ट्रक्चर कैसी होगी इसके बारे में आप लोगों ने इमेजिन कभी ना कभी किया होगा। आपने सोचा होगा कि जो अर्थ की इंटीरियर स्ट्रक्चर है वो एक क्रिकेट बॉल की तरह, जैसा आपकी बुक में एग्जाम्पल बताया हुआ है, उसकी तरह हार्ड है, ठीक है। या फिर एक बॉल, ऐसी बॉल जैसे फुटबॉल होती है, मान लो क्रस्ट है और बीच में हॉलो स्पेस है, खाली है, उसके जैसी, ठीक है, ऊपर उसके हार्ड क्रस्ट है। तो आप कैसे इमेजिन करते हो इसके बारे में? जनरली और भी आप लोगों ने जैसे देखा होगा टेलीविजन के ऊपर या अपने डायरेक्ट आई से आप लोगों ने डायरेक्टली वहां प्रेजेंट होकर कभी देखा हो तो जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है, वॉल्केनिक इरप्शन आप जनरली टीवी में देखते हो, उसमें डिफरेंट टाइप्स का मैग्मा है, लावा है, एशेस है, ठीक है, वो निकलती हुई आप देख सकते हो उसमें। तो डिफरेंट टाइप्स के अपने अर्थ के बारे में इमेजिन करते हैं। जनरली क्या है कि जो भी अर्थ के इंटीरियर के बारे में जो ज्यादातर इंफॉर्मेशन है वो क्या है, अपने इमेजिनेशन के ऊपर है, जो साइंटिस्ट हैं उसके ऑब्जर्वेशन या इमेजिनेशन के ऊपर है, क्योंकि अर्थ के अंदर या इंटीरियर ऑफ द अर्थ में अभी तक कोई नहीं जा सका है और ना ही कोई जा सके, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है। अब अपने मेन टॉपिक जो आपका है उसमें बात करते हैं कि अपने जो इस टॉपिक में पढ़ना है, सॉरी इस चैप्टर में अपने पढ़ना है, उसमें अपने देखना है कि किसी भी एरिया का कॉन्फ़िगरेशन है, उसका विन्यास है, ठीक है, किसी एरिया का जो कॉन्फ़िगरेशन है, विन्यास है, वो दो बातों के ऊपर डिपेंड करता है कि जो भी किसी जगह है, कोई प्लेस है, जो उसका कॉन्फ़िगरेशन विन्यास है, उसे बनाने में दो फैक्टर जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन कौन से दो फैक्टर होते हैं वो? एक तो उसमें होता है एक्सोजेनेटिक फोर्सेस और दूसरा एंडोजेनेटिक फोर्सेस, ठीक है। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस और एंडोजेनेटिक फोर्सेस, ये दोनों तरह के फोर्सेस से किसी भी जो कॉन्फ़िगरेशन है अर्थ के ऊपर वो बनता है। एक्सोजेनेटिक या एंडोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में अगर आपने थोड़ा बहुत पहले सुना है या नहीं सुना है, मे भी थोड़ा बहुत सुना हो आपने, तो जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं उसमें तो ये आ जाएगा आपका, जिसमें वेदरिंग आ गया, जिसे अपक्षय कह देते हैं अपने, इरोजन आ गया, अपवर्तन, ठीक है, कह देते हैं जिसे हिंदी में आपने, मास मूवमेंट आ गया। तो ये कुछ जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस है। इसके अलावा जो कोई भी फिजियोग्राफी आप देखते हो उसके एक्चुअल डेवलपमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स होता है वो होता है एंडोजेनेटिक फोर्सेस, कि जैसे हिमालय की फॉर्मेशन कैसे हुई या कॉन्टिनेंट कैसे बने ना, तो उसमें एंडोजेनेटिक या वॉल्केनिक इरप्शन कैसे होता है, जो डिफरेंट टाइप्स की आप फिजियोग्राफी देखते हो उसमें एंडोजेनेटिक फोर्सेस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, एंडोजेनेटिक का भी और एक्सोजेनेटिक का। क्योंकि इस चैप्टर में अपने इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ना है, तो अपने एंडोजेनेटिक फोर्सेस जो अर्थ के अंदर से आते हैं, जैसे आपका हो गया किसी भी तरह का कोई माउंटेन फॉर्मेशन हो गया या फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो गया, या आपने कह दें कि कोई अर्थक्वेक आता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, सुनामी होती है, तो चाहे कोई फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर है, चाहे ये आपकी अपने कह दें कि सुनामी है, अर्थक्वेक है, वॉल्केनिक इरप्शन है, ये सभी ना सभी ह्यूमन लाइफ को, ह्यूमन को अफेक्ट करते हैं। जैसे डिफरेंट टाइप्स की फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर है, कहीं पे माउंटेन है, प्लेट्यू है, प्लेन है,
ये क्या है कि ह्यूमन बीइंग को अफेक्ट करते हैं। अब जो ह्यूमन बीइंग को अफेक्ट कर रहा है उसके बारे में ह्यूमन बीइंग को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कहने का मतलब कि ह्यूमन बीइंग को अर्थ की जो एंटीरियर पार्ट है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। उसी तरह से अर्थक्वेक है, वोल्केनिक इरप्शन है, सुनामी है, ये भी ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करता है, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इसकी इंफॉर्मेशन भी अपने को कहां से मिलेगी? एंटीरियर ऑफ द अर्थ से रिलेटेड। तो इस इन्हीं बातों के बारे में और इसके अलावा जनरली जो आपका बीच में चैप्टर मिस हो गया एंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है, उसमें जैसे बताया हुआ था ये आप लोगों ने वैसे भी पढ़ा होगा, ये अर्थ की 3 लेयर होती हैं एंटीरियर ऑफ द अर्थ में, क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये 3 लेयर सिस्टम है। इसके बारे में भी आगे जाके इस चैप्टर में आप पढ़ोगे, तो ये आप इस चैप्टर में पढ़ना है कि एंटीरियर ऑफ द अर्थ में है क्या, मतलब कैसे उसकी अपने स्टडी करते हैं, कैसे उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, अर्थक्वेक के बारे में अपने पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर के बारे में अपने पढ़ेंगे, वोल्केनिक इरप्शन के बारे में अपने पढ़ेंगे। तो ये जो टॉपिक है वो इस चैप्टर में अपने करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो टॉपिक है जो आज अपने करने वाले हैं वो है आपका sources of information about the interior of the earth. Sources of information about the interior of the earth, ये आज अपना टॉपिक है। इस टॉपिक में अपने 2 तरह के फोर्सेस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फोर्सेस, फोर्सेस नहीं, उनके बारे में पढ़ेंगे। जनरली क्या है कि जो अर्थ है, ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि जो अर्थ है उसका जो सेंटर है वो ऑलमोस्ट, ये उसकी जैसे रेडियस कह दो, चाहे अर्थ की सरफेस से उसका जो सेंटर है उसकी बात अपनी कर लें, तो ये कितना है एवरेज 6370 किलोमीटर, मतलब बहुत ज्यादा गहरा है। अपने जनरली कभी कोई गड्ढा खोदते हैं, गहराई पे जाते हैं, माइन में जाते हैं, तो वहां जैसे जैसे अपने गहराई पे जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता जाता है, तो इस कंडीशन में तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, आगे इसकी अपने बात करेंगे। तो वहां तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है, ना ही कोई पहुंच पाया है, ना ही कोई पहुंच पाएगा। ज्यादातर जो अर्थ के इंटीरियर के बारे में जो इंफॉर्मेशन है अपने सामने लाई गई है, वो जो साइंटिस्ट है उनके ऑब्जर्वेशन के द्वारा, उनके इमेजिनेशन के द्वारा, उनके एस्टिमेशन के द्वारा जो इंफॉर्मेशन है वो ज्यादातर वो अपने को प्रोवाइड करवाई गई है। इसके अलावा कुछ सोर्सेस ऐसे भी हैं, या आपने कह दिया कि कुछ डेप्थ तक, कुछ किलोमीटर तक अपने डायरेक्टली भी ऑब्जर्वेशन किया हुआ है, डायरेक्ट सोर्सेस के द्वारा, या अपनी आंखों से देखा हुआ है कि वहां पे अपने को कैसा मटेरियल मिलता है। तो जो डायरेक्ट देखा हुआ है और जो अपने इमेजिनेशन करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं, उनको 2 पार्ट्स में अपने यहाँ पे डिवाइड करते हैं उन सोर्सेस को। तो उसमें जो फर्स्ट है, फर्स्ट सोर्सेस आपका आ जाएगा डायरेक्ट सोर्सेस। अब डायरेक्ट सोर्सेस में अपने पास क्या क्या आएंगे? एक तो सबसे पहले आ जाएगी रॉक, ठीक है। रॉक के बाद में रॉक का ही एक पार्ट आ जाएगा इसमें माइनिंग, ड्रिलिंग, ठीक है, और एक आपका पार्ट आ जाएगा इसमें वोल्केनिक इरप्शन। ये कुछ पार्ट में हमने डिवाइड किया है। अर्थ की एंटीरियर के बारे में जो डायरेक्ट सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है उसमें सबसे पहले आता है रॉक। रॉक चाहे वो अपने को सरफेस रॉक की फॉर्म में मिले, चाहे वो अपने जब माइनिंग करते हैं तो अपने को डीपर डेप्थ पे जाकर कुछ वो अपने को अवेलेबल, तो वो रॉक अपने को अर्थ के इंटीरियर के बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि अर्थ के अंदर कैसा मटेरियल है, उसका कंपोजिशन क्या क्या है ना। जैसे कि अपने इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स है ना, मेन तो इग्नियस ही है जो लावा से बनती है, तो उसके बारे में अपने इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कुछ डीपर डेप्थ में जाकर या माइनिंग करके भी अपने डायरेक्ट सोर्स की फॉर्म में
अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता लगा सकते हैं। जैसा कि जो सबसे डीपेस्ट माइन है वो 3 से 4 किलोमीटर डीप है। अफ्रीका में गोल्ड माइन, अफ्रीका की गोल्ड माइन जो 3 से 4 किलोमीटर डीप है, तो वो एक सोर्स है माइनिंग के द्वारा कि अपने वहां तक जाकर रॉक के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा ये सफिशिएंट नहीं है, और भी ज्यादा अटेम्प्ट किए गए हैं। मतलब इससे यहाँ तक अपने पहुंचते हैं 3-4 किलोमीटर तक पहुंचते तो वहां बहुत ज्यादा गर्मी लग जाती है, जो पिघलने जैसी कंडीशन आनी शुरू हो जाती है कि जो अपने मेटल यूज कर रहे हैं उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ना शुरू हो जाता है, वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उसके अलावा जो अपने और ज्यादा डीपर डेप्थ पे, ये तो माइनिंग कमर्शियल एक्टिविटी की तरह हो गया। इसके अलावा भी जो वर्ल्ड वाइड साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में ड्रिलिंग प्रोजेक्ट लगाए गए हैं। ठीक है, ड्रिलिंग प्रोजेक्ट में डीप पेनिट्रेशन किया जाता है अर्थ के अंदर, पेनिट्रेशन करके वहां से उसके बारे में जो मैटर है, मटेरियल है, वो कलेक्ट किया जाता है और उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो कलेक्ट की जाती है। तो जो ड्रिलिंग प्रोजेक्ट हैं, 2 तरह के ड्रिलिंग प्रोजेक्ट चलाए गए हैं साइंटिस्ट के द्वारा। उसमें जो फर्स्ट है उसमें आ गया डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, और दूसरा है इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। तो ये 2 प्रोजेक्ट चलाए गए हैं और इनके द्वारा जो सबसे डीपेस्ट पेनिट्रेशन किया गया है, ड्रिलिंग किया गया है, वो कोला प्लेस है। कहाँ है? आर्कटिक ओशियन में 12 किलोमीटर डीप ड्रिलिंग वहां पे की गई है, अपने को अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए। इसके अलावा डायरेक्ट सोर्सेज में अपनी और इम्पोर्टेंट पार्ट की बात करेंगे, वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन में जैसे अपने पहले भी बात कर चुके हैं कि इसमें जो मोल्टन मैग्मा लावा है ना, इसे अपने क्या कहते हैं, वो बाहर निकलता है और उसके साथ वाटर वेपर है, गैसेस है, एशेस है, बहुत सारा मटेरियल उससे इंटीरियर ऑफ द अर्थ से आता है। तो इससे एक बात तो अपने को ये कंफर्म हो जाती है कि इतना हॉट और लिक्विड फॉर्म में जो मैग्मा या लावा आता है, तो अपने इससे ये एक्सपेक्टेशन क्या कि अपने ये इससे गैस लगा सकते हैं या मान ले सकते हैं कि अर्थ का कोई ना कोई पार्ट मॉल्टन स्टेज में है और अर्थ के नीचे जैसे जैसे अपने जाते हैं तो गर्मी बढ़ती जाती है। मतलब अर्थ का पार्ट जो है, सेंट्रल पार्ट है, बहुत ज्यादा गर्म होगा। ठीक है, या हो सकता है मॉल्टन स्टेज में हो या कुछ पार्ट उसका मॉल्टन स्टेज में है, ये तो अपने श्योर हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत ये आती है कि अर्थ की जो वॉल्केनिक इरप्शन है उसका सोर्स कितनी डेप्थ तक हो सकता है, 50 किलोमीटर हो सकता है, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर ना, इसके बारे में अपने इंफॉर्मेशन फिर गैदर नहीं कर सकते। तो ये डायरेक्ट सोर्स है जिसमें अपने डायरेक्टली अर्थ के जो इंटीरियर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये एक लिमिटेड एक्सटेंट में, मतलब जो ओवरऑल डेप्थ है या इंटीरियर पार्ट है अर्थ का, उसके मुकाबले में ये कुछ ही 1-2% तक ही अपने जो डायरेक्टली इंफॉर्मेशन अर्थ के बारे में ले सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है अपना इनडायरेक्ट सोर्स। अर्थ की इंफॉर्मेशन के बारे में, अर्थ की जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए जो अपना नेक्स्ट सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है वो है इनडायरेक्ट सोर्सेस। इनडायरेक्ट सोर्सेस में आएंगे अपने पास टेम्परेचर, एक आ जाएगा आपके पास प्रेशर और डेंसिटी। ठीक है, एक पार्ट आपका आ जाएगा मीटियोर्स का, एक पार्ट आपका आ जाएगा ग्रेविटेशन फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड। एक और भी है सिस्मिक एक्टिविटी, जिसको अपने डिटेल में आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहां सिर्फ आपको नाम बता देते हैं कि ये इनडायरेक्ट सोर्सेज में आता है। तो टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन अपने लेते हैं।
तो जैसे जैसे अपने कभी कोई माइनिंग कर रहे होते हैं तो उस माइन के अपने जैसे नीचे जाते हैं, जैसे जैसे अपने नीचे की ओर बढ़ते जाते हैं तो जो टेम्परेचर और प्रेशर है वैसे वैसे वो बढ़ता जाता है। जिस टाइप से अपने टेम्परेचर की बात करें कि अपने जैसे एटमॉस्फेयर में जो फर्स्ट लेयर है अपनी, कौन सी फर्स्ट लेयर है अपनी, जो आपकी सौरमंडल है, ठीक है, उसमें जैसे जैसे अपने ऊपर की ओर जाते हैं, ठीक है, फर्स्ट जो लेयर है जैसे जैसे अपने उसमें ऊपर की ओर जाते हैं टेम्परेचर डाउन आता जाता है, ठीक है। उसी तरह से जैसे अपने सरफेस से नीचे की ओर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। उसके बढ़ने की रेट क्या होती है, 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर वो बढ़ जाता है, ठीक है, ये उसकी रेट होती है। तो ट्रोपोस्फियर में या सौरमंडल में जिस टाइप से टेम्परेचर डिक्रीज होता है वैसे नीचे जाने पे इंक्रीज होता जाता है, ठीक है, ये एक सिस्टम हो गया। उसी तरह से प्रेशर भी, जैसे सी लेवल पे जो प्रेशर होता है 1025, ठीक है, 13.25 मिलीबार होता है, जैसे और ऊपर जाने पे वो कम होता है, वैसे ही वो नीचे जैसे जाते हैं अपने तो वो प्रेशर बढ़ता जाता है, ठीक है, ये भी ऑब्जर्व किया गया है। और इसी के बेस पे अपने जैसे गैस लगाते हैं कि जो टेम्परेचर है अगर वो अपने अर्थ के सेंटर पे जाए तो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस अपने को टेम्परेचर मिलेगा, और जो प्रेशर है वो अपने को 40 लाख गुना 35 लाख गुना, है ना, वो टेम्परेचर भी अपने को मिल सकता है अर्थ की सेंटर में जाते जाते। ये गैस है एस्टिमेटेशन। उसके अलावा अपने डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी के बारे में भी ये इंफॉर्मेशन या गैस लगाया जाता है कि जैसे जैसे अपने डीपर डेप्थ में जाते हैं तो डेंसिटी है वो भी बढ़ती जाती है। जैसे क्रस्ट में 2.7 आ गई, ठीक है, इसके बाद में 3.3 आ गई जो मेंटल का ऊपर पार्ट है, मेंटल का जो लोअर पार्ट है उसमें 5 आ गई, और सेंटर पार्ट में 13, 11 to 13 के बीच में आ गई 4 की। तो इस तरह से डेंसिटी जिसे अपने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में मेजर करते हैं वो भी बढ़ती जाती है। उसके बढ़ने की वजह क्या है कि वहां पे ये एस्टिमेशन किया जाता है कि रॉक ही ऐसी है जिसका खुद की डेंसिटी ज्यादा है, नहीं कि ओवरलिंग प्रेशर से उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। इसके अलावा अपने मीटियोर्स के बारे में पढ़ते हैं। मीटियोर्स उल्का पिंड जो आप सुनते होंगे कहीं ना कहीं जो अर्थ के ऊपर है उल्का पिंड या मीटियोर्स गिरते रहते हैं। ये अर्थ की इंटीरियर के बारे में इंफॉर्मेशन देने का बहुत अच्छा सोर्स है। एक चीज का ध्यान रखना, ये मीटियोर्स अर्थ के इंटीरियर से नहीं आते, ये तो मतलब अपने स्पेस से आते हैं, लेकिन क्या है कि इनका जो मीटियोर्स है और जो प्लेनेट अर्थ है उसका जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जिससे वो बने हैं वो उसमें सिमिलैरिटीज पाई जाती है। सिमिलैरिटीज पाई जाती है तो अपने ये मान लेते हैं कि उसमें कुछ जो आयरन निकल जैसे एलिमेंट भी पाए जाते हैं जो अर्थ के सेंटर में मिलते हैं, तो ये भी अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन देने के सोर्स बन जाते हैं, क्योंकि उनकी जो फॉर्मेशन है, जो उनका पेरेंट मटेरियल है प्लैनेट का और आपके मीटियोर्स का वो सेम ही टाइप का है। जैसा कि आप सेकंड लेसन में जो आपका मिस हो गया उसमें आप इसमें पढ़ सकते हैं। तो मीटियोर्स हो गया। उसके बाद में ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स की बात करें तो अर्थ के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट टाइप्स का आपको ग्रेविटेशन फोर्स देखने को मिलेगा, जो जी की वैल्यू आपको डिफरेंट टाइप की मिलेगी। इसकी वजह क्या है कि जो पार्ट या डिफरेंट लैटिट्यूड जो सेंटर के पास है वहां पे ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा होता है, क्योंकि अर्थ के जो सेंटर है वहां से ग्रेविटेशन फोर्स बनता है। जो पार्ट से दूर है वहां पे ग्रेविटेशन फोर्स कम होता है। इसका एग्जांपल आप जैसे जो आपकी इक्वेटोरियल रेडियस है वो तो होगी, ठीक है, आप जो सब 70 लिखी थी वो ओवरऑल थी, ये इक्वेटोरियल रेडियस है वो 6378 है। जो मैंने 70 लिखी थी वो जो मीन थी, ठीक है, ये तो होगी इक्वेटोरियल और ये होगी पोलर रेडियस, ठीक है। जो मैंने 6370 लिखी थी वो मीन रेडियस है, ये जो है वो 6357 किलोमीटर है। तो फर्क हो गया ना कि जो इक्वेटोरियल पार्ट है जो उसकी सरफेस है वो सेंटर से ज्यादा दूर है, यहाँ पे आपको ग्रेविटेशन फोर्स कम देखने को मिलता है, आपने पढ़ा भी होगा ये। और जो पोलर रीजन है वहां पे आपको ग्रेविटेशन फोर्स है वो ज्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो भी डिफरेंट
टाइप की आपको मिलती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ में। उसके डिफरेंट होने की वजह क्या है? ठीक है, उसके डिफरेंट होने की वजह है कि जो मास ऑफ मटेरियल है, मास ऑफ मटेरियल का डिफरेंट होना, मास ऑफ मटेरियल के डिफरेंट होने और कुछ अदर फैक्टर जो हैं वो ग्रेविटी की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। और जो एक्सपेक्टेड ग्रेविटी होती है, ठीक है, एक्सपेक्टेड ग्रेविटी होती है, उससे अगर अपने जो ऑब्जर्व ग्रेविटी है वो डिफरेंट मिलती है तो उसे अपने ग्रेविटी एनोमलाई कहते हैं। ग्रेविटी एनोमलाई भी अर्थ के इंटीरियर के बारे में इंफॉर्मेशन देने का एक सोर्स है। जो ये सोर्स है ग्रेविटी एनोमलाई, इसके थ्रू अपने ये जान लेते हैं कि अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स में मास ऑफ मटेरियल है जो डिफरेंट टाइप का है। ठीक है, उसके अलावा जो नेक्स्ट अपना पार्ट है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड भी अर्थ में डिफरेंट टाइप का मिलता है। अपने इससे ये भी गैस लगा सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं ऐसे एलिमेंट अर्थ में मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आयरन है, फेरस है ना, फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट्स हैं जो अर्थ के इंटीरियर में आपको मिलते हैं, मेनली कोर में मिलते हैं, जिसकी वजह से अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड है जो जनरेट होता है। तो इससे भी अर्थ के इंटीरियर के बारे में अपने को इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट है आपका सिस्टम एक्टिविटीज, जिसे अपने अर्थ फैक्ट की फॉर्म में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहां तक आपको जो समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।